अधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की विधानसभा में बैठक। पूर्व में दिए गए सभी निर्देशों के तहत मांगा अधिकारियों से स्पष्टीकरण। उत्तराखंड में कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने कसी कमर। 10,000 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा कांवड़ यात्रा में तैनात। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाड़ी के पास मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त। सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यात्रियों को रोका। दिल्ली देहरादून रूट पर अब नहीं चल पाएगी ढाबा संचालकों की मनमानी। अब तय कीमत पर ही आसानी से मिल जाएगा लोगों को ढाबों में भोजन। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन में मेरठ के 4 लोग लापता। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही रेस्क्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड का इस खास बुलेटिन देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। बागेश्वर जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी रीना जोशी ने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले आईएएस रीना जोशी सचिवालय स्तर पर अपर सचिव और कृषि कल्याण विभाग की कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। रीना जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में काम को लेकर अपना विजन साझा किया और कहा कि जिले में ग्रामीणों की समस्या का समाधान स्वास्थ्य सुविधा से लेकर रिवर्स पलायन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो बागेश्वर में नवनियुक्त जिलाधिकारी रीना जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना आगामी विजन साझा किया और साथ ही साथ कर्मचारियों अधिकारियों से परिचय भी प्राप्त किया। उत्तराखंड में एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बागेश्वर में भी लगभग 34 गाँव पलायन प्रभावित हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम प्लेस लेवल प्लान बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इन विलेज का एक समेकित विकास हो सके। सो दैट जो पलायन करके इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं जो लोग, वो वापस आए और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो पलायन ना करें, मतलब रिवर्स पलायन का भी को बढ़ावा दें। इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। तो मैं खासकर यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन सुविधाओं का यहाँ पर इन आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिले। हरिद्वार में वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी वाहिनियों की पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में उप निरीक्षक दिलवर सिंह भंडारी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय पुलिस टीम ने भाग लिया, जिसमें यातायात पुलिस में तैनात मुख्य आरक्षी विनय सिंह ने तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। साथ ही थाना टनकपुर में नियुक्त गोताखोर गगन कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पुलिस जवानों की प्रशंसा करते हुए उनकी इस उपलब्धि पर एसपी देवेंद्र पीचा ने दोनों विजेताओं को शुभकामनाएं दी। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एसपी ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी। 14 सदस्यीय पुलिस टीम ने इसमें भाग लिया। विनय सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया और एसपी ने इस दौरान दोनों विजेताओं को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पुरसाड़ी के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। थाना चमोली की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया है कि पुरसाड़ी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए और संबंधित विभाग को सूचित किया गया।
कार्यदायी संस्था जिम्मेदार इसके लिए है, क्योंकि जब ये सड़क बनी थी इन्होंने केवल नीचे से आरसीसी के बीम खड़े किया और उसके ऊपर से पूरी मिट्टी भर दी। बारिश हुई, मिट्टी भारी भी सब लेके चला गया है। तो जो सड़क पहले भी थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और जिस तरीके से ये निम्न गुणवत्ता का काम कर रहे हैं, पूरी NH जो इसमें सरकारी संस्था है NHIDCL, इनकी पूरी मिली भगत है और ये हर जगह पे इनके काम की गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म है। लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो इनके काम होते हैं बिल्कुल निम्न गुणवत्ता के हैं, जो कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसी के कारण है कि इस साल इतने एक्सीडेंट होते हैं। कई जगहों पर से पत्थर आकर के लोगों की गाड़ियाँ दब चुकी हैं। लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो इनके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंद्रप्रयाग से थोड़ा आगे पड़ता है, 1 किलोमीटर के आसपास होगा। कुछ साड़ी से पहले अभी सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर रोड कट गई थी, तो हम यहाँ पर आए थे। तो अभी देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे ट्रैफिक को रोका गया है। और जो हमारा वैकल्पिक मार्ग है सेक्टर 1, उस पर हम गाड़ी को, छोटी गाड़ी को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी सूचना रही भी कहीं कहीं पर मलबा गिरा है, तो उसमें भी संबंधित विभाग से बात होती है। वहाँ पर JCB विभाग है, उससे भी क्लियर करवाते हैं कि ये उस रास्ते तक छोटी गाड़ी को भिजवाएंगे, बड़ी गाड़ी को निकलना भी संभव नहीं है। सूबे में विद्यालयी शिक्षा के बाद अब उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में शीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा कर सर्वसम्मति से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने बताया है कि विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र में उच्च शिक्षा में प्रथम चरण में स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रथम सेमेस्टर में भी NEP लागू की जाएगी। इसको लेकर पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मैराथन चर्चा की गई। हरिद्वार में टिहरी विस्थापित सुमन नगर से बिजली ट्रांसफार्मर से तेल और तांबा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी दौरान बिजली निगम कर्मचारी किसी के खिलाफ ट्रांसफर दरअसल चोरी का मामला दर्ज करने को तैयार ही नहीं है और कोई भी कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। लगातार ट्रांसफार्मर चोरी होने की यह तीसरी घटना है। क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफार्मर के रखरखाव को लेकर लोगों में आक्रोश है। इन दिनों चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो रहा है। मौका देखते ही रात के अंधेरे में चोर का गिरोह ट्रांसफार्मर के साथ तोड़फोड़ कर तांबा ऑयल चोरी कर ले जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखंड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार झा और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के पर्यवेक्षण में यह निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों में प्रेषित की गई है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने यह निर्वाचन सामग्री प्राप्त की। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहुंची। निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। वहीं उपरोक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी करवाई गई है। तो 18 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव होना है। इसके लिए तमाम सामग्रियां उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं।
पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। निर्वाचन सामग्री उत्तराखंड पहुंचाई जा चुकी है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। स्ट्रांग रूम में इस निर्वाचन सामग्री को रखा गया है, जिसे दिल्ली से लाया गया है और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। 18 जुलाई को पूरे देश में इसके लिए मतदान होना है। फिलहाल उत्तराखंड निर्वाचन सामग्री पहुंची है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन कर लिया जाए और इसमें फिल्म उद्योग से संबंधित अवस्थापना विकास के लिए कार्य योजना बना लें और फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उनकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई जाए। उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए भूमि का चयन, उसकी बात उन्होंने कही है और राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण के भी निर्देश दिए हैं। सूचना विभाग की ये समीक्षा बैठक है। देहरादून में इस बैठक को पूरा किया गया। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने यह बैठक ली और तमाम निर्देश फिल्म प्रशिक्षण के लिए दिए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री व विधायक सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था को लेकर अस्पताल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी डॉक्टरों के ओपीडी रजिस्टर चेक किए, जहां चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्या अपने ओपीडी रजिस्टर दिखाने में नाकामयाब रहे। इस पर सौरभ बहुगुणा खासे नाराज दिखे और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर चिकित्सा अधीक्षक को अटैच करने का तत्काल आदेशित किए हैं। बिजली कटौती की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात डाली और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने 12.5 kV का ट्रांसफर जो है वो फौरन विस्तार को उपलब्ध करवाया। उसके कनेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं और उसके लगने से और उसके ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती होगी। उसमें कहीं ना कहीं राहत। कल मैंने एक न्यूज़ भी देखी और सत्तारगंज अस्पताल में लाइट कटौती की वजह से उन्होंने जनरेटर नहीं चलाया और जो मैटरनिटी वार्ड है वहाँ पे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, बहनें थी, वो सब बाहर बैठी थी, गर्मी बैठी थी, ना लाइट थी ना पंखा चल रहा था। और वो रिपोर्ट देखने के बाद मैं कल यहाँ पर स्वयं आज आया और मैंने जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर स्ट्रिक्टेड एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक ने बिजली कटौती और महंगाई को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। कुमाऊं के नगर निगम हल्द्वानी की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सफाई के नाम पर 18 लाख का बजट जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी नाले की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण नगर में थोड़ी सी बारिश से तालाब में तब्दील हो जाता है और खुद अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मेयर मेरे ऊपर व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी एक एक इंच जमीन फ्री होल्ड है, जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। पहले कभी हम सड़कें ग्रीन सिटी क्लीन सिटी हल्द्वानी बनाने का जो इतने वर्षों से प्रयास हुआ, इसमें विशेषतः मेरी माताजी और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का इतना अहम योगदान रहा, पंडित तिवारी जी का बहुत अहम योगदान उसमें रहा। आज उसकी दशा और दिशा ऐसी भटक चुकी है, अभूतपूर्व घोषित बिजली कटौती घंटों घंटों तक लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा आर्थिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर निगम को नालों की सफाई की जिम्मेदारी होती है और नालों की सफाई होते हुए मेरे ख्याल से आज तक किसी ने देखा नहीं। हर दिन अखबारों में हमने देखा है
कई तादाद में, मेरे ख्याल से हजारों लोगों ने अब तक जल संस्थान के दफ्तर का घेराव कर दिया। तो हर घर में हर नल में जल, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है। तो हर घर में जो नल है वो सूखा हुआ है और पेयजल की जो आपूर्ति है उसके विषय में कोई भी इनकी जो मंशा है या जो उनकी कार्यशैली है वो प्रभावित करने वाली नहीं है। देहरादून में IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सहकारिता विभाग में हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती घोटाले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने IND24 की खबर का संज्ञान लिया। देहरादून US नगर पिथौरागढ़ की रिपोर्ट एक साथ जारी होगी। अधिकारियों पर करीबियों को नौकरी देने के आरोप लगे हुए हैं। नियमों को ताक पर रखकर ज्वाइनिंग दी गई थी। कैलाश बिष्ट हमारे साथ, हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट जुड़ गए हैं। कैलाश, अच्छी बात यह है कि मंत्री ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में, लेकिन ये तो एक विभाग की बात हो गई कैलाश, और बाकी विभाग वाले क्या इस तरह से संज्ञान लेने वाले हैं आने वाले समय में? जी विवेक, बिल्कुल देखिए, आपने ठीक कहा कि ये तो एक ही विभाग है। अन्य विभाग भी ऐसे हैं जहाँ पर जाहिर तौर पर फेरिस्तें बहुत लंबी होंगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और IND24 की खबर का संज्ञान यहाँ पर जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने लिया है। क्योंकि 2 रोज पूर्व जब हमारी टीम से उनसे बातचीत की थी, उन्होंने आश्वासन हमारी टीम के माध्यम से प्रदेशवासियों को दिया था कि सहकारिता विभाग में लगातार जो भ्रष्टाचार हुए हैं, लगातार जो अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताओं को लेकर वो बहुत ही सजग हैं। और इसका असर हमको देखने को मिला था कि कल उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो थे, जिनको लेकर यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक उनको नौकरी यहाँ पर दी थी, तो इस पर जांच बैठी और जांच में ये पाया गया कि अपने सहितों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए ही कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से 3 जिलों में ये हरकतें की गई थी, जिनकी रिपोर्ट अब बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है। और यहाँ पर जिस तरीके से मंत्री ने जो यहाँ पर स्फूर्ति यहाँ पर दिखाई है विवेक, तो वाकई इससे कहा जा सकता है कि मंत्री और जो सरकार है, सरकार बिल्कुल यहाँ पर गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर कि कहीं भी अनियमितताएं अगर होती हैं, कहीं पर भी भ्रष्टाचार अगर होता है, तो उसके खिलाफ तुरंत यहाँ पर कार्रवाई की जाए। और विवेक, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पहले ही निर्देशित कर चुके हैं कि उनकी जो सरकार है वो 0 टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार और अनियमितताएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और यही स्थिति देखने को मिली है एक विभाग में, और जिस तरीके से शुरुआत एक विभाग से हुई है, तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में अन्य जो विभाग है वहां पर भी इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि IND24 पर खबर प्रसारित हुई, उसके बाद मंत्री ने इसमें संज्ञान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के पास एक कार नदी में जा गिरी, जिसमें 4 लोग सवार थे। खबर मिलते ही मौके पर SDRF की टीम पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को बाहर निकाला गया। वहीं नदी में डूबे 4 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। आधार कार्ड से कार सवार की पहचान हो गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव से टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में? जी विवेक, देखिए, आज सुबह 6 बजे ये हादसा हुआ था और मेरठ से ये तमाम लोग बताए जा रहे हैं जो श्रीनगर की ओर जा रहे थे। और ये कार थी जिस कार को कुछ लोगों द्वारा देखा गया कि अनियंत्रित होकर कार गंगा नदी में समा गई। और इतना ज्यादा यहाँ पर नदी का फ्लो है, इतना ज्यादा बहाव है कि अभी तक गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इस गाड़ी की नंबर प्लेट वहां पर उठाई थी जो SDRF की टीम को हाथ लगी थी, और उसी नंबर प्लेट के आधार पर ये मालूम किया गया कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। अभी आपदा प्रबंधन की टीम से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अभी जानकारी दी है कि SDRF की टीम को तत्काल प्रभाव से वहां पर रवाना कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि डीप वाटर अंदर डाइविंग की जो टीमें होती हैं उनको वहां पर बुलाया गया है ताकि वो कार को सर्च कर सकें और जो 4 के 4 लोग उस गाड़ी में फंसे हुए थे उनको वहां पर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये जो हालात हैं, जिस तरीके से पानी का बहाव है, बारिश है, तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो लोग बच पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तक बॉडीज नहीं मिल पाई हैं और अब विभाग भी मान रहा है कि ऐसे में उनका बचना मुश्किल है, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं।
शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में की गई। इस बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के. कोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार को दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पेंशन धारकों के उपचार पर होने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और 25 प्रमुख बीमारियों के लिए 1600 पैकेज के माध्यम से उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,70,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य प्राधिकरण पर हमें ये जो अभियान है हम 21 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। सभी हमारे जितने भी ऐसे पब्लिक के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उन पर हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से और हमने 2 स्पेशल एजेंसीज अपॉइंट किए हैं उनके माध्यम से, प्लस हम वहाँ के जो स्थानीय विभाग हैं, विभिन्न विभाग हैं जो पब्लिक से जिनका संपर्क है उनके माध्यम से भी हम इसमें कार्ड बनाने का कार्य करेंगे। और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम सभी के कार्ड्स जो बनवाना चाह रहे हैं और जो यहाँ उपलब्ध है उनके कार्ड्स को हम पूरा करने का कार्य करने के बाद ही इस अभियान तब तक ये अभियान चालू रहेगा। और अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करेंगे। राजधानी में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ दिखाई दिया है। देहरादून में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान पहले जताया था वो सही साबित हुआ है। भारी बारिश देखने को मिली है देहरादून में और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है मूसलाधार बारिश से। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहले से इसे लेकर अंदेशा जाहिर किया था और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है। इसे लेकर हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, अभी क्या ताजा अपडेट है राजधानी देहरादून की? और बारिश को लेकर यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। और मैं आपको बता दूं कि जो उम्मीद यहाँ पर जता रहा था यहाँ पर मौसम विभाग, उससे ज्यादा यहाँ पर बारिश अभी देखने को मिल रही है देहरादून में। जनजीवन की बात करें पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी खुद हम इस वक्त बारिश में खड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं नजारे की कहाँ पर यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसको लेकर आज जो प्रशासन है यहाँ पर देहरादून का वो साफ तौर पर भी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह मॉनिटरिंग यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई भी यहाँ पर घटनाएं सुनाई देती हैं तो तत्काल प्रभाव से उन पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और थोड़ी ही देर पहले हमने जायजा लिया है विवेक आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का, किस तरीके से आपदा कंट्रोल प्रबंधन जो पूरा विभाग है वो काम करता है। तो जितने भी विभाग यहाँ पर हैं, तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है आपदा प्रबंधन टीम द्वारा। और तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं से भी अगर आपको सूचना पूरे प्रदेश से मिलती है आपदा को लेकर, यहाँ पर किसी अन्य घटना को लेकर, तो आप तुरंत उन सूचनाओं को आपदा कंट्रोल रूम में देंगे और आपदा कंट्रोल रूम से वो सूचना मुख्य सचिव से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन की टीम की बात करें, आपदा प्रबंधन की टीम बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट मोड में है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन टीम का आपस में जो समन्वय है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक बारिश की बात है विवेक, बारिश बहुत मूसलाधार यहाँ पर हो रही है और हम उम्मीद ये करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात यह है कैलाश जी की आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।